बल्कि आरएसएस और बीजेपी में बहुत डिफरेंस है। आरएसएस खुद इस बार बीजेपी को हरा देगा, कांग्रेस खुद से जीते ना जीते आरएसएस कांग्रेस को जिता देगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो सियासी सुनामी आई हुई है, जो उथल पुथल है, उसको देखकर शायद ही कोई मुकम्मल तस्वीर पेश कर सके। महाराष्ट्र की सियासत को उठ किस करवट बैठेगा अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कई तरह के पेचोखम वहां पे देखे जा रहे हैं। तो बहरहाल अब अगर इतने पेचोखम है तो जाहिर है कि किसी एक ऐसे माहिर से बात की जाए कि जो सियासत पर गहरी नजर रखता। मैं आज बात करूंगा डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो सियासत पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या ये 2024 के लिए हो रहा है या फिर ये महाराष्ट्र की ही सियासत है, ये है क्या, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कुछ उल्टा भी हो सकता है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फिर से एक ड्रामा हुआ, इससे पहले उद्धव ठाकरे को हटाया गया, बिल्कुल वही सिचुएशन, 40 सीटें, अब नंबर आ गया एनसीपी का, यहां पर भी नंबर गेम है 40 सीटें। ये चक्कर क्या है ये? आपने कहावत सुनी है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो अब ये 3 हो गए तिगाड़ा, तो काम तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। बहरहाल मेरे नजदीक ये इस मुल्क की, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि मुल्क की सियासत में मौकाप्रस्त सियासत की बदतरीन एग्जाम्पल तस्वीर है ये, बदतरीन। और आज़ादी के बाद से अब तक जितने इंतखाबात और हुकूमतें बनी हैं, उन सब में ये सबसे बेनज़ीर मिसाल है, जिसके कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती है। अपने आप में 75 साल में पहला वाक़या हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही एक एलआई को तोड़ा, साबिक एलआई को वर्टिकल स्प्लिट किया उसमें, और अपनी सरकार दोबारा बनाई। और फिर विद इन 1 ईयर दूसरे एक बड़ी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्टिकल स्प्लिट क्रिएट किया, और अब वो ये 3 ग्रुप्स को लेके साथ चलना चाहते हैं। तो ये तो वो पिक्चर है जो सामने से सबको दिखाई दे रही है। नहीं तो क्या एक मिनट, 3 ग्रुप आपने कहा साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो वो पिक्चर है जो सामने से दिखाई दे रही है, लेकिन सियासत पे जो दिखता है वही नहीं होता है, होता वो है जो दिखता नहीं है। हाँ। असल मसला महाराष्ट्र की सियासत का ये है कि जो नहीं दिखाई दे रहा वो हो रहा है। अभी अजीत पवार तो बहुत दिन से चाहते ही थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं, इसके इंडिकेशंस कई बार मिले, लेकिन शरद पवार उनके गुरु भी हैं, चचा भी हैं, उनको रोके हुए थे। 5 दिन पहले वजीर आजम ने एनसीपी का नाम लेके भोपाल की तकरीर में उनको निशाना बनाया। और दूसरी तरफ आपको अगर याद हो कि 2 महीना तकरीबन हुए, एनसीपी में ही एक ड्रामा हुआ था जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था और कहा था कि तो उस वक्त सब लोगों ने उनको बना के इस्तीफा वापस उनका हो गया। तो उन्होंने जो 2 एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए, उसमें एक उनकी बेटी थी, एक उनके पुराने साथी प्रफुल्ल पटेल थे। तो असल मसला यह है कि अजीत पवार को स्पेस नहीं मिल रहा, पार्टी के अंदर भी स्पेस नहीं मिल रहा था, जो स्पेस वो चाहते थे कि वो उनके जो है उत्तराधिकारी बन जाएं, उनके वारिस, सियासी वारिस शरद पवार के बने, वो स्पेस भी नहीं मिल रही थी, इख्तदार भी नहीं मिल रहा था। और ऊपर से इल्ज़ाम वजीर आजम और लगा गए ये घोटालेबाज है, और वो तो हैं ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो सवाल उठ रहा है। 3 दिन के लिए जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपनी फाइलें सारी की सारी क्लियर करवा दी थी, वो फिर खुल गई हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान में अजीत पवार जा रहे थे। तो अजीत और फिर प्रफुल्ल पटेल भी ये बात महसूस कर रहे थे कि सुप्रिया सुले को जो आगे बढ़ा रहे हैं शरद पवार, तो अल्टीमेटली तो उनके पास भी कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है वो तो 2 बनाए गए थे, खुद प्रफुल्ल पटेल थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बराबर ताकत थी। हाँ, वो इसीलिए हुआ कि प्रफुल्ल पटेल भले ही एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो जाए, लेकिन सियासी वारिस तो बेटी रहेगी ना। ये खतरा प्रफुल्ल पटेल को भी था।
छगन भुजबल भी कहीं पिक्चर में नहीं थे, करप्शन के इल्जाम छगन भुजबल के ऊपर भी बहुत दिन से हैं। तो ये सारी चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, जो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आए हैं वहां से, कि कांग्रेस का वोट जो पहले 17% था 2019 में, वो हालिया सर्वेज में बढ़ के 20% हो गया है, 3% बढ़ा है। और जो शिवसेना का वोट था तकरीबन 19%, वो एकनाथ शिंदे के निकल जाने के बाद वो 13% है, अभी भी 13% है। तो वो वोट जो 20% कांग्रेस का था, 16% वोट था इनका, हमारे शरद बाबू का, शरद पवार का। तो 13%, 16% और 20% ये सब मिल के 50% के आसपास ये जो हो रहा है, तो 2024 में तो लुटिया डूब जाएगी बीजेपी की इतने में। तो अब बीजेपी को ये सूट करता है, सरकार का कोई मसला नहीं है। एकनाथ शिंदे को अगर आज ये डिस्क्वालीफाई भी कर दें तो भी सरकार बचा सकते हैं। 170 एमएलएज हैं सरकार के पास, 16 अगर डिस्क्वालीफाई हो भी गए तब भी सरकार बच सकती है। तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। नहीं, लेकिन हम आपने बड़ी अच्छी बात कही जो वोट ऑफ परसेंटेज को लेकर के। तो अब जैसे सीपी में ये बंटवारा हो गया 2 हिस्सों में, जाहिर है कि वोट का तो बंटवारा भी हुआ नहीं, अभी तो ये एमएलएज का है, ये तो वोटर तय करेंगे। तो क्या अभी भी वो सिचुएशन, मैं वही अर्ज कर रहा था कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 2 शिवसेना अगर लड़ें और 2 एनसीपी लड़ें और साथ में फिर तो वहां तो वोट बहुत बटेगा। उसका कुछ फायदा लोकसभा के इलेक्शन में इनको हो सकता है। हाल क्योंकि इन्होंने ये देखा कि पिछले जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट हार गए। सारे बाई इलेक्शन हारे हैं पिछले 1 साल में, और जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो भी हारे हैं। तो शिंदे गुट के हट जाने के शिवसेना असली शिवसेना बन जाने के बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बीजेपी नहीं जीत रही है। इसलिए एनसीपी को और तोड़ो। तो कुछ जो जैसे 5% वोट शिवसेना का कम हुआ, तो एनसीपी का जो 16% वोट है उसमें भी 5% का एक सेंध मारो। तो ये वो इस किस्म की एक कोशिश मुझे लगती है। तो दो तरफ एक फायदा है। एक तरफ शरद पवार की ये ख्वाहिश कि उनकी बेटी को सेफ पैसेज मिल जाए। लोकसभा इलेक्शन में अगर एनसीपी उसमें जीत जाती है शरद पवार की, तो सुप्रिया सुले जो है अकेली दावेदार है, और उनके रास्ते में इतने सीनियर लीडर हैं और जितने कांटे सब निकल गए, और बहुत सीनियर लीडर है सुप्रिया के मुकाबले में जो उसको बाद में परेशान करते। तो सुप्रिया सुले निकल के आएगी बिल्कुल एक सेफ अकेली दावेदार एनसीपी की, जो जीती हुई भी होगी और एक्चुअल एनसीपी। नहीं, तो इतने बड़े लीडर जो निकल गए एनसीपी से, तो क्या इनके बगैर वो सरवाइव कर पाएगी? क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी तो कैडर से चलती है भाई। अभी तो आप एमएलए काउंट कर रहे हैं, लेकिन एमएलए के वोटर वो मैटर करते हैं ना। जैसे शिवसेना एक्चुअली तो एकनाथ शिंदे शिवसेना बन गए ऑफिशियली, लेकिन वोटर ने तो उनको वोट नहीं दिया। वोट तो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। इसी तरीके शरद पवार तो भी है, शरद पवार तो है, और शरद पवार को खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये वोट और बढ़ जाएगा। और एक जो ओवरऑल इसका एक सिनेरियो है, एक आम वोटर जो किसी पार्टी का वोटर नहीं है, कांग्रेस का है ना बीजेपी नहीं, तो क्या ये डर है जो पटना में मीटिंग हुई उसके बाद, क्या भाजपा में जो है ये वही फ्रस्ट्रेशन है। पटना की मीटिंग से लर्जा बरंदाम हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए वो बिहार में भी कोशिश कर रही है। मैं देख ही रहे हैं कि वो बिहार में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश का तस्करा बहुत दिन से, पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। बंगाल में भी ये कोशिश है। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। तीसरा चैलेंज वो डीएमके को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये जितना जो वो एक मीटिंग हो गई, अगली 10-11 तारीख को शायद बेंगलोर में होने वाली है, तो उससे जो बीजेपी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने बहुत से स्टेट प्रेसिडेंट बदले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बदल रहे हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर मंत्रिमंडल में भी विस्तार होने जा रहा है, उसमें बहुत से मंत्रियों तो डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आ गया बिल्कुल, कि जब कर्नाटक ये हारे
तो द ऑर्गेनाइजर ने साफ साफ लिखा कि ये जो प्रोटेक्शन हमको करना पड़ा भ्रष्टाचार का, ये जो दिफा करना पड़ा, ये बहुत नुकसान दे रहा। तो अब अगर इस तरीके के लोगों के 5 दिन पहले अभी जिनके बारे में पीएम ने कहा, उन्हीं को जो लॉन्ड्री, अब अभी ये कहा जा रहा है मोदी लॉन्ड्री, मोदी वॉशिंग पाउडर और ये वो सब, तो क्या आरएसएस और ये इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होगा? तो वही आप काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार का। ऑर्गेनाइजर ने जो इंडिकेट किया था उस वक्त एक बड़ा इंडिकेशन था जो ऑर्गेनाइजर ने किया था कि मोदी का नाम और भ्रष्टाचार का ये हिंदुत्व और मोदी के नाम पर तनहा हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये उन्होंने कहा था। उसमें इजाफा ये भी था, हाँ, उसमें ये इजाफा था कि भ्रष्टाचार को डिफेंड करके आप नहीं चल सकते। अभी तो भ्रष्टाचार को डिफेंड करने को तो सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार को मुस्तकिल हर जगह इन्होंने डिफेंड किया है, लेकिन मोदी मैजिक भी नहीं चल रहा, इसलिए कि 5 दिन पहले वजीर आजम मोदी खड़े होकर भ्रष्टाचार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और 5वें दिन वो वहां पर, तो मैं उन्हीं लोगों को आप ले आए जिनका आपने नाम लिया था। मैं इसीलिए ये कह रहा था कि जो ओवरऑल जनरल वोटर, फेंस पे बैठा हुआ वोटर है, जो ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना शिवसेना का है, ना वो इसको बहुत बुरा स्लिप कर रहा है, वो बुरा मानेगा इसे कि आप कैसे भ्रष्टाचारियों को आप सिर्फ सरकार बचाने के लिए अपॉर्चुनिज्म अपनी मौका पर से वो पलटेगा वोट। ऑलरेडी जो महाराष्ट्र का जो सर्वे है वहां पर वजीर आजम की चॉइस में नरेंद्र मोदी सिर्फ 41.5% है ओनली। वहां 3 सवाल एक सर्वे में अभी किए गए, क्या वजीर आजम को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हम कुछ नहीं कह सकते, 3 सवाल थे। उसमें होना चाहिए वाले 41% लोग हैं सिर्फ, इतना कम हो गया है। एक और 41% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, और तकरीबन 18% लोगों ने कहा हमें पता नहीं। तो जो पता नहीं वो भी मोदी की तरफ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो रैंकिंग है वो ट्रिप करके 41% पे रह गई। तो महाराष्ट्र में होने वाला जो 48 सीट का लोकसभा का इलेक्शन है उसमें बीजेपी को 8 सीट मिलने के लाले पड़े हुए हैं। चलिए मैं एक और हाइपोथेटिकल सवाल कर लेता हूं आपसे कि मान लीजिए बीजेपी ने जो जाल बिछाया, जो भी चाल चली महाराष्ट्र में, खुदा न खास्ता मान लीजिए कि अगर उसका उलट हो गया तो क्या तस्वीर बनेगी? कितना इनकी छेछा लेदर जिसको कहते हो। नहीं, देखिए ये फ्रस्ट्रेटेड स्टेप्स हैं बीजेपी के, बाय हुक और बाय क्रोक ये जीतने की कोशिश है कि एक हारा हुआ इलेक्शन। बीजेपी 2024 का इलेक्शन तकरीबन हार चुकी है और ये फीडबैक उनके पास है, लेकिन अब ये जो डूबते हुए आदमी जो हाथ पैर मारा करता है और हाथ पैर मारने से वो मजीद डूबता है, तो ये तैराक नहीं है। ये जो हाथ पैर मारने वाली ये एक्सरसाइज है जो महाराष्ट्र में किया, अगर इन्होंने बिहार में करने की कोशिश की, इसका इम्पैक्ट भी उल्टा ही होगा, इनको पॉजिटिव कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या ये जो अपोजिशन एक साथ है मीटिंग कर रहे हैं कि ये मुतासिर होगी, क्या ऐसा कुछ है? नहीं होगी, बिल्कुल वो इससे और स्ट्रांग, क्योंकि स्ट्रांग होगा इसलिए कि आप देखिए जिस दिन इन्होंने अजीत पवार ने हलफ लिया उसी दिन कांग्रेस की लीडरशिप ने भी, ममता बनर्जी ने भी और दूसरे लीडर्स ने भी शरद पवार को कहा कि नहीं आप डटे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। ये मैसेज तो उस अपोजिशन ने जो बिहार में बैठी थी, उस अपोजिशन ने बिल्कुल यूनाइटेड सपोर्ट किया शरद पवार को। फारूक अब्दुल्ला ने भी सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया है कि आप डटे रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बीजेपी जो चाह रही थी, जिस तरीके का ख्वाब उसने देखा है, वो शर्मिंदा ताबीर होने वाला, शर्मिंदा ताबीर इस तरीके से तो होने से रहा। हाँ, अलबत्ता ये मुमकिन है, ये वो पिक्चर 2-3 दिन या 1 हफ्ते में सामने आएगी कि क्या लोकली ओवर एम्बिशियस हैं वहां पर फर्नांडीज चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अगर उन्होंने ओवर एम्बिशन में अपने ये स्टेप्स लिया है तो बड़ा खुदकशी करने वाला स्टेप है, और न सिर्फ महाराष्ट्र की बीजेपी बल्कि नेशनल लेवल। मुझे खबर ये मिली है कि फडणवीस तो चाहते हैं कि सीएम बने, लेकिन सेंटर नहीं चाहती कि वो सीएम बने। तो अंदर भी जो है बीजेपी के अंदर भी वहां कोई खींचातानी है, तो अपनी जाती ख्वाहिश की खातिर वो पार्टी को लेकर डूब रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, डूबे और तेजी से डूबे। तो मतलब आने वाले दिनों में कुछ अलग सा भी दिखाई देगा, कई चीजें अलग दिखाई देंगी। अभी शरद पवार ने वो पार्टी से निकाल दिया, बताइए 30 जून को
वो कह रहे हैं 30 जून को पार्टी से निकाल दिया, और आज तक तस्वीर लगाए हुए शरद पवार की, वो बोले आज भी कह रहे थे सुबह तक, आज भी कि हमारे सदर तो वही, जब उनसे लोगों ने पूछा था। और 30 जून को निकाल चुके हैं पार्टी से, तो अब आज 5 दिन हो गए, इसका भी अवाम पे असर तो पड़ेगा। तो इस झूठ का अवाम पे भी असर पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन पे भी पड़ेगा, अदालत पे भी पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, इस कदर गंदी मौका प्रस्ताना सियासत पहली बार इस मुल्क के अवाम को बदकिस्मती से मोदी सरकार के दौरान देखनी पड़ रही है। तो इसका असर यानी आखिर में ये कि मोदी सरकार और भाजपा पर पड़ेगा। लोग इसको देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। भाई देखिए, हिंदुत्व अपनी जगह है, लेकिन इस किस्म की चीजें कि आप पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ डालें सिर्फ एक सरकार के खातिर। पहले कर्नाटक में इन्होंने किया था, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में रात को 2 बजे गवर्नर को उठा के हलफ दिलवा दिया। तो इसको लोगों ने अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं, और लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। आप भले ही हिंदुत्व का मतलब अगर ये है कि आप सरकारें तोड़ेंगे और सरकारें गिराएंगे, तो डिक्टेटरशिप है, इसे आवाम तो पसंद नहीं कर रहे। नहीं, तो क्या आरएसएस इस चीज को बर्दाश्त कर पा रहा है, या क्या आरएसएस का मेरा ख्याल है कि बस ही नहीं चल रहा है कुछ मोदी का, मोदी के ऊपर आरएसएस का बस चल नहीं पा रहा है। तो लेकिन ऐसा लग रहा है तो खींचातानी, कुछ खींचातानी होनी ही चाहिए। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं आरएसएस के, जो पुराने सरसंघ चालक रहे हैं और इससे पहले, उन लोगों के भी जो इस इंटरव्यूज, बयानात, उनकी जीवनियाँ हैं, उन सब में आरएसएस इस किस्म की तमाम चीज़ों को खारिज कर चुका है, और उन सब के बारे में कह चुका है कि हमारे लिए ये उसूली तौर पर गलत चीज़ें हैं। ये बोल चुके हैं। इससे पहले गुरु गोवालकर के भी बयानात हैं कि वो इन चीज़ों को गलत बोल चुके हैं, हेडगेवार ने भी इनको बोला है। और तो ये आरएसएस की जो बिल्कुल स्पोकन और बिल्कुल स्टेटेड पॉलिसी है, ये सब कुछ उसके खिलाफ है। तो आरएसएस की नज़रिए की मुखालफत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, तो बहुत देर तक तो वो भी इसको शायद टॉलरेट ना करे। और मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी में बहुत डिफरेंस है। आरएसएस खुद इस बार बीजेपी को हरा देगा, कांग्रेस खुद से जीते ना जीते, आरएसएस कांग्रेस को जिता देगा। ये तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि आरएसएस नहीं चाहेगा कि ये वाली बीजेपी और ज्यादा आगे चले। तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपसे फिर बात करेंगे कि क्या महाराष्ट्र का अपडेट है और क्या तस्वीर उभरती है। जरूर। तो ये थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे, जान रहे थे कि महाराष्ट्र की क्या तस्वीर है। लेकिन आखिर में तान वहीं पे टूटी कि नुकसान जो है वो बीजेपी का होगा, और बीजेपी में मोदी का होगा, क्योंकि न सिर्फ ऐसी सियासत से अवाम नाराज हैं, बल्कि खुद आरएसएस भी ऐसी सियासत को पसंद नहीं करेगी। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।